प्रश्न है, समय से किया गया कार्य अपकृत नहीं होता, इस सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा जानबूझकर खतरा मोल लेना अपकृत विधि में कहाँ तक बचाव का काम कर सकता है, सो उदाहरण समझाइए। स्वीकृत से उठाई गई हानि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा स्वेच्छापूर्वक उठाई गई हानि विधिक क्षति नहीं है, इस कथन की विवेचना कीजिए तथा इसकी मर्यादाएं बताइए। उत्तर, इसमें स्वेच्छापूर्वक उठाई गई हानि अर्थ है अपकृत विधि में विधिक क्षति के लिए ही क्षतिपूर्ति दिलाई जाती है। विधिक क्षति से अभिप्राय विधिक अधिकार के हनन से है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से क्षतिग्रस्त होने की जोखिम उठाता है तो यह माना जाता है कि उसे पहुंची क्षति के लिए उसने सहमति दे दी थी। इस प्रकार सहमति या स्वेच्छापूर्वक उठाई गई क्षति को विधिक क्षति नहीं माना जाता है और इस प्रकार की क्षति के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस सिद्धांत को सहमति एवं अनुज्ञप्ति का सिद्धांत अथवा वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं अपकृत के लिए इच्छुक पक्षकार रहा है, वहाँ विधिक अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा अथवा कोई व्यक्ति उस अधिकार को लागू नहीं कर सकता है जिसका उसने स्वेच्छा से परित्याग कर दिया हो। इस सिद्धांत का प्रयोग प्रायः शारीरिक क्षति के लिए ही अधिक होता है और संपत्ति संबंधी हानि के संबंध में इसका प्रयोग अत्यंत सीमित है। यहाँ यह एक ज्ञातव्य है कि प्रतिवादी को इस सिद्धांत को का लाभ उठाने के लिए वादी को जोखिम का ज्ञान एवं सहमति दोनों को प्रमाणित करना चाहिए। लीटेंग बनाम ओटाव रेलवे 1929 एसी पृष्ठ 213 में यह निर्णित किया गया था कि प्रतिवादी को वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया सिद्धांत का लाभ उठाने के लिए यह तथ्य प्रमाणित करना चाहिए कि वादी ने निहित जोखिम की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान रखते हुए स्वेच्छापूर्वक एवं स्वतंत्रता रूप से जोखिम उठाने की सहमति दी थी। इस प्रकार संभावित जोखिम का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उस जोखिम के ज्ञान के साथ ही उसे उठाने की स्वीकृति भी होनी चाहिए। परंतु कभी कभी जोखिम का ज्ञान भी सहमति माना जा सकता है, जैसे यह जानते हुए कि उसकी बंदूक की एक नाल खराब है। बंदूक बा को देता है और बा को बता देता है कि बंदूक की एक नाल खराब है। बा यह जानते हुए भी खराब नाल का इस्तेमाल करता है और जख्मी हो जाता है। यहाँ अब क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि बा का ज्ञान उस जोखिम के लिए स्वीकृत माना जाएगा। टॉमस बनाम क्वार्टरमैन 1887 QBD 695 आवश्यक शर्त इसेंशियल कंडीशन। इस सिद्धांत के लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। पहला, सहमति स्वतंत्र रूप से एवं स्वेच्छापूर्वक दी गई हो। सहमति प्रत्यक्ष एक्सप्रेस अथवा अप्रत्यक्ष इम्प्लीड हो सकती है। केवल ज्ञान का तात्पर्य सहमति नहीं होता है। सहमति अवैध उद्देश्यों के लिए नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट केस है। स्मिथ बनाम बेकर 1895 AC 325 के बाद में वादी पत्थर तोड़ने की खान में काम करता था और वादी को ज्ञान था कि वह जिस जगह काम करता है उसके ऊपर किरण आती जाती है जिसमें से पत्थर गिर सकते हैं, जिससे क्षति पहुंचे सकती है। क्रेन से गिरे पत्थर से हुई क्षति के लिए वादी के मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने वादी को क्षतिपूर्ति दिलाने हुए यह निर्णित किया कि वादी को खतरे का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, अभी तो मालिक को खतरे के मौके पर उसे चेतावनी भी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। अतः प्रतिवादी अपनी उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए दायी है। हाल बनाम बुकलैंड्स ऑटो से रेसिंग क्लब 1932 साल इंपीरियल रिपोर्ट्स 208 की वादी प्रतिवादी की रेस क्लब में बैठा मोटर दौड़ का आयोजन देख रहा था। दौड़ के दौरान दो मोटरों में टक्कर के कारण एक मोटर उछलकर दर्शक दीर्घा में गिरी, जिससे वादी घायल हो गया। यह निर्णित किया गया कि वादी ने उक्त खतरे के बारे में अपनी विवेचित सहमति दी थी, क्योंकि इस प्रकार के खेल में विवाचित खतरे के बारे में दर्शक को ज्ञान रहता है, तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। तीसरा, डॉन बनम हैमिल्टन 1939 एक KB 509 के मामले में वादी यह जानते हुए भी कि कार का ड्राइवर नशे में है, उसमें सफर कर रहा था। यह कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना ड्राइवर की असावधानी नेग्लिजेंस का परिणाम थी। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यह सिद्धांत लापरवाही से अपकृत पर लागू नहीं होता है और वादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। चौथा, हिंस बनाम हार्वुड 1935 KB 146 के मामले में प्रतिवादी के नौकर ने घोड़ा गाड़ी सार्वजनिक मार्ग पर छोड़ दी। घोड़ा बिना चालक के गाड़ी ले भागे। वादी, जो पुलिस का सिपाही था,
उसकी ड्यूटी सड़क पर नहीं थी, बल्कि थाने पर थी, ने यह समझते हुए कि यदि घोड़ा गाड़ी न रोकी गई तो सड़क पर चलते हुए एक स्त्री एवं बच्चे को कुचल देगी। अपने को जोखिम में डालकर उसे रोक लिया और स्वयं घायल हो गया। वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिवादी ने नॉन फिट इंजूरिया वोलेंटी नॉन-फिट इंजुरिया का बचाव लिया, किंतु न्यायालय ने इस बचाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रतिवादी अपनी लापरवाही के कारण हुई क्षति के संबंध में यह बचाव नहीं ले सकता। पचमाही स्लेटर बनाम क्ले क्रॉस कंपनी लिमिटेड 1956 2 क्यूबी 264 के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि सम्मति देने के बावजूद यदि जोखिम प्रतिवादी की उपेक्षा के कारण हुआ है तो प्रतिवादी दायी है। सिद्धांत की सीमाएं लिमिटेशन ऑफ द प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के प्रयोग की सीमाएं इस प्रकार हैं। पहला है, सहमति किसी गैर कानूनी कार्य को कानूनी नहीं बना सकती है। यदि अपकृत्य अपराध के रूप में है तो सहमति उसे वैध नहीं बना सकती। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने की अनुमति नहीं दे सकता है। दूसरा है, कानूनी कर्तव्य को भंग करने वाले कार्य के विरुद्ध यह युक्ति लागू नहीं होती है। तीसरा है, उपेक्षा के मामलों में यह कहावत लागू नहीं होती है। चौथा है, सहमति बचाव के मामले में लागू नहीं होती है।